जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की बुक जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन में। तो सेकंड ईयर की बुक में हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 जो कि फंक्शंस एंड लिमिट से मुतालिक है। ये फर्स्ट ईयर के उस चैप्टर से रिलेटेड है जो हमने पहले पढ़ा है, फंक्शंस एंड ग्राफ से रेलिवेंट। तो इसमें हम ग्राफ की मदद से फंक्शन की डोमेन, रेंज और उसके बारे में, उसका इवन होना, उसका ऑड होना, इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। फंक्शन के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि फंक्शन बेसिकली एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग एक सेट के तमाम एलिमेंट्स, यानी एक्स सेट के तमाम एलिमेंट्स को वाई के यूनिक एलिमेंट्स के साथ मिलाया जाता है। यानी फंक्शन एफ जो है वो एक्स से वाई की तरफ होता है। तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन ही रिपीट की गई है कि फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स corresponds to one and only one element of y। ओके, यहाँ जो x है उसको डोमेन ऑफ द फंक्शन और y को को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहा जाता है, जबकि y के वो वाले एलिमेंट्स जो इमेजेस हों x के एलिमेंट्स के, वो रेंज कहलाते हैं। अच्छा, इसके ग्राफ की मदद से हम उसकी डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये ग्राफ बना हुआ आप देख रहे हैं। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यूज होंगी वो डोमेन होंगी और अलोंग वाई एक्सिस जो वैल्यूज हैं वो रेंज कहलाएंगी। अब इसी ग्राफ को जरा आप गौर से देखिए। तो इसमें क्या है कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 5 तक है। ओके, एक मिनट। ओके, अच्छा, ये -5 से शुरू हुआ है, यानी यहां से ये ग्राफ शुरू हुआ है बनना, और यहां से वो नीचे की तरफ गया है, और फिर यहां से इस तरह होता हुआ फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगर हम यहाँ पर एक एरो लगा दें तो इससे ये पता चलेगा कि ये ग्राफ नीचे की तरफ भी जा रहा है। अच्छा, अब सोचें इसकी डोमेन क्या है। तो एक्स एक्सेस के अलोंग देखना है कि कहाँ से ये शुरू हुआ और किस तरफ जा रहा है। तो मैं अगर इसे ग्रीन कलर चूज कर लूं, तो यहां देखें एक्स के अलोंग -5 से शुरू होकर -5 से आगे हर वैल्यू के लिए ग्राफ कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। यानी देखें, अगर आप -4 पर देखें तो इसकी कोई वैल्यू है, -3 पर भी वैल्यू है, -2 पर भी वैल्यू है, 5 पर भी वैल्यू है, और इस तरह ये आगे की तरफ भी जा रहा है, चूंकि ये ग्राफ इसी तरह नीचे की तरफ जा रहा है यूं। तो ग्राफ भी नीचे जा रहा है, तो एक्स की जो मर्जी वैल्यू इससे बड़ी ली जाए, 5 से बड़ी भी, उसके लिए भी हमें ग्राफ मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो डोमेन है वो ऐसे तमाम रियल नंबर्स हैं जो -5 या -5 से बड़े हैं। इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये होगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। दिस इज द डोमेन। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, -5 टू इंफिनिटी। इसी तरह अगर बात की जाए रेंज की, तो रेंज कहाँ से है? अलोंग वाई एक्सिस अब हमने देखना है। तो अलोंग वाई एक्सिस देखें, ये यहां तक गया, और इससे नीचे तमाम वैल्यूज इसकी रेंज में आ रही हैं। इसका मतलब -इन्फिनिटी से लेकर 5 तक इसकी रेंज है, -इन्फिनिटी से 5 तक। क्योंकि ये जो है ये 5 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 बनी थी। तो या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि y सच दैट y बिलोंग टू r एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, इस एग्जांपल में देखिए कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ हमें दिया गया है और इसकी मदद से हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं। वैसे एक साइड पर एरो लग जाए तो फिर मसला हल हो जाता है। खैर, यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है एक्स की वैल्यूज के लिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? -3 से 1 तक। तो ये इसकी डोमेन होंगी। So the domain is x such that x belong to R and -3 is less than or equal to x is less than or equal to 1। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, -3 to 1 क्लोज इंटरवल। इसी तरह रेंज की जब बात की जाएगी तो फिर हम अलोंग y एक्सिस देखेंगे, यानी जो इमेजेस हैं। तो y के अलोंग देखें ये कहाँ से शुरू हुए हैं? -4 से वैल्यूज शुरू हुई हैं, कम से कम -4 है, और इससे ज्यादा ऊपर की तरफ जाते हुए कहाँ तक गए हैं? 0 तक गए हैं। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो y की ऐसी वैल्यूज हैं जो -4 या -4 से ज्यादा हैं और 0 या 0 से लेस हैं। सो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में, -4 to 0।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें क्या है कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू द गिवन ग्राफ। अब फिर ये ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है ये किस तरह का है? अ, ये गलत लिखा गया, इस तरह नहीं लिखना। अच्छा खैर, ये इस तरफ बढ़ता ही जा रहा है और इस तरफ भी ये कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि x की हर वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा और तमाम रियल नंबर्स आंसर मिलेंगे। अगर हम डोमेन की बात करें तो हमें अलोंग एक्स एक्सिस देखना है, तो x की हर वैल्यू के लिए यहाँ कोई ना कोई आंसर मिलने वाला है। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और रेंज की बात की जाए तो अब हमें अलोंग वाई एक्सिस देखना है। तो ये देखें, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ अगर एरो लगा दिया जाए तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। अच्छा, अब एक और बड़ा फेमस ग्राफ है, फंक्शन है मॉड फंक्शन, या जिसको एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, एक्स मॉड। अच्छा, एक्स मॉड फंक्शन डिफाइन किस तरह से है? ये इस तरह से डिफाइन है कि एक्स इज ऑलवेज, एक्स मॉड इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, x mod is zero when x is equal to zero, and x mod is minus x when x is less than zero। जरा इस टेबल को देखें, ये बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया। यानी अगर आप इसमें जीरो पुट करते हैं तो जीरो का मॉड जीरो होगा। अगर आप वन पुट करते हैं तो अब आप देखें वन किस ला कैटेगरी में लाई करता है कि वन जो है वो जीरो से बड़ा है। तो जब भी कोई जीरो से बड़े नंबर का मॉड लेना हो तो बगैर मॉड के उसको लिख दें। यही है ना कि एक्स मॉड इज इक्वल टू ओनली एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो वन जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वन का मॉड वन ही होगा। अच्छा, अब माइनस वन को देखिए। जब माइनस वन की बात करेंगे तो माइनस वन एक ऐसा नंबर है जो जीरो से छोटा है। तो यहां हमें यह बताया गया है कि अगर एक्स मॉड जो है वो माइनस एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स एक नेगेटिव नंबर हो। अब देखें, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो जब नेगेटिव नंबर है तो उसका मॉड खोलते हुए उसके साथ एक नेगेटिव और लगाना है। ये देखें, एक्स मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स के, अगर एक्स नेगेटिव है ऑलरेडी तो उसके साथ एक नेगेटिव मजीद लगा दें ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। माइनस वन का हमें मॉड लेना था, तो माइनस वन का मॉड क्या बना? माइनस इंटू माइनस वन, जो कि पॉजिटिव वन है। तो इस तरह हर नेगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव बन जाता है। टू का मॉड टू है, माइनस टू का मॉड फिर से टू है, थ्री का मॉड थ्री है, माइनस थ्री का मॉड भी थ्री, एंड सो ऑन। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये इस तरह का वी टाइप ग्राफ बनता है। हम पॉइंट्स को अगर लोकेट करें, जीरो जीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, माइनस वन वन, माइनस टू टू, माइनस थ्री थ्री, एंड सो ऑन, तो इन तमाम को मिला देने से ये ग्राफ बनता है, वी शेप ग्राफ है। अच्छा, अब इसकी डोमेन देखिए तो क्या है। वैसे तो जिस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है वहां से भी पता चल जाता है, लेकिन यहां से भी आइडिया हो सकता है इसका ग्राफ देखकर भी कि इसकी जो एक्स की हर वैल्यू यहां पर पुट की जा सकती है। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और अगर बात की जाए इसकी रेंज की, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो जीरो या जीरो से बड़ी आ रही हैं, कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो आती ही नहीं। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो ऐसे रियल नंबर्स हैं जो जीरो या जीरो से बड़े हैं। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, जीरो टू इंफिनिटी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि दो फंक्शंस को हम कंपोज कर रहे हैं। लाइक ए हमारे पास एक सेट है, बी एक सेट है और सी एक सेट है। एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है। यानी यहां से ए में से कोई भी एलिमेंट आप एक्स पकड़े, उसका इमेज जो है वो बी में होगा, वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। और इस पर फिर से हम जी अप्लाई कर दें तो सी में एलिमेंट आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जी कंपोजिशन एफ एक ऐसा तरीकाकार है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट्स के साथ मिला देता है। इसको जी कंपोजिशन एफ भी लिखा जाता है, जी ओ एफ भी लिखा जाता है, या इसको यूं भी लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। खैर, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स और एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स ये इक्वल नहीं होते। वजह क्या है? इनकी डोमेन ही बदल जाती है। ओके। अच्छा, कंपोजिशन मालूम कैसे करनी है? जैसे एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम इससे रिलेवेंट थे। एफ ऑफ एक्स अगर हो थ्री एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स हो एक्स स्क्वायर, तो जब हमें एफ कंपोजिशन जी चाहिए होगा
तो इसका मतलब फंक्शन एफ में एक्स की जगह जी को पुट कर देंगे, यानी इस एक्स की जगह जी पुट कर देंगे। और जब जी कंपोजिशन एफ चाहिए होगा तो जी में एफ की एक्स की जगह एफ को पुट कर देंगे। आई थिंक ये आप जानते होंगे, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं। ओके ओके। अब नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि अगर हम कंपोजिशन फाइंड करें और उसका इनवर्स मालूम करें, तो एफ कंपोजिशन जी है, हम उसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये इक्वल होता है जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स। जैसे मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स ओपन किया जाता है, उसी तरह से ये कंपोजिशन के इनवर्स भी ओपन होता है। इसे वेरीफाई किया जा सकता है कि ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। यहां से हम एफ जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स मालूम कर सकते हैं, तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है। ओके। अब जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो वो इक्वल होगा एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, यानी ये प्रूव हो जाएगा कि एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ होल इनवर्स। ओके। अच्छा, जरा मुझे मीटिंग से पहले ही एक मेंबर कह रहे थे कि सर इनके ग्राफ को देखकर इसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस कीजिएगा। तो यहां पर देखें, इसका जो ग्राफ है ये इस तरफ बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ये इसमें थोड़ी सी गलती है बुक में कि ये एरो लगा देता तो ये क्लियर हो जाता कि ये ग्राफ सिर्फ इसी ग्राफ तक है जो ग्राफ बनाकर दिया गया, या इससे आगे भी एक्सटेंड हो रहा है। तो अगर ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा है तो इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, वो होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो जीरो से इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि ये जीरो से ऊपर की तरफ है सिर्फ। इसी तरह अगर ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। ये अगर आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो आप देखें ये एक्स की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई आंसर देगा, इसका मतलब इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और इसकी जो रेंज है वो जीरो से इंफिनिटी की तरफ है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर है, नीचे नहीं है। इस फंक्शन को देखिए, इसका ग्राफ अगर ये है तो ये 1/x² का ग्राफ है। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ये कभी भी जीरो पर इसका आंसर नहीं आने वाला। और इसी तरह इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जीरो टू इंफिनिटी है, जीरो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो जीरो के साथ तो मिल ही नहीं रहा। सो जीरो से इंफिनिटी तक इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट 1/x का ग्राफ है। 1/x ये जैसे बना हुआ है, यहीं से मुझे आइडिया हो रहा है कि इसकी जो डोमेन होनी चाहिए, देखें इसमें जीरो कभी भी नहीं पुट हो सकता और इसकी रेंज में भी जीरो कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसकी जो डोमेन और रेंज है वो दोनों R-0 होंगी। मजीद डिटेल के लिए आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं जो कि पब्लिक है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसडेंटल फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जो अलजेब्राइक ना हो, उनको ट्रांसडेंटल फंक्शन बोला जाता है। लाइक साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, हाइपरज्योमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, और इससे मिलते जुलते कुछ और फंक्शंस भी हो सकते हैं। ओके। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अलजेब्राइक फंक्शंस, यानी कुछ फेमस फंक्शंस के बारे में बात की जा रही है, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है, यानी जो सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोशेंट ऑफ पोलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखे जाएं, उनको अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं हमारे पास, जिनकी बात अभी मैं ऊपर कर चुका हूं कि जो अलजेब्राइक ना हो। फिर एक वे होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वे, यानी फंक्शन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका कार है एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली। और फिर एक वे है पैरामीट्रिक। चलें इनको डिस्कस करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या हैं जी। अलजेब्राइक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अलजेब्राइक ऑपरेशन मीन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या स्क्वायर रूट को भी आप इन्वॉल्व कर लें। तो ये वाले जो फंक्शंस दिए गए हैं ये सारे अलजेब्राइक हैं। फिर आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अच्छा, जो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं इनकी जो डोमेन है वो डिपेंड करती है, यानी वो सारे रियल नंबर होना जरूरी नहीं है, वो उन्हीं में से, चलें आगे चल के शायद देखेंगे हम। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से हैं, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए पावर एक्स, वेयर ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर और ए इज वन भी ना हो,
तो ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाता है और ए उसकी बेस कहलाता है, लाइक 3 पावर एक्स यहाँ बताया गया है। इसी तरह 1/2 होल पावर एक्स एच ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल पावर एक्स, यानी एक्स जो है या जो वेरिएबल है वो पावर में मौजूद हो, तो उस सूरत में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बन जाते हैं। अगर ये जो बेस है वो ई के इक्वल हो, ई जो कि इरेशनल नंबर है 2.71828 एंड सो ऑन, तो ऐसे फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं जी लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। यानी इस तरह से डिफाइन किया गया फंक्शन लॉग ऑफ, बल्कि हम इसे यूं लिखें तो ज्यादा बेहतर है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए। और ए पर वही कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, बल्कि आप हाँ, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, तो ऐसे फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अब इसकी बेस जो है, आमतौर पर दो नंबर्स को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, एक है ई और एक है 10। अगर तो बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, और अगर बेस ई हो, यही जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर ये एल एन एक्स लिखा जाता है और इसको नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। क्या मतलब है इनवर्स फंक्शंस है? कि ई पावर एक्स अगर हम एक फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन ले लें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो एफ कंपोजिशन जी इक्वल होगा एक्स, और ये इक्वल होगा जी कंपोजिशन एफ। ये इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी इसीलिए आगे चलकर हम जब कभी नेचुरल लॉग और ई इकट्ठे लिखे हों तो उनको कैंसिल भी कर देते हैं। मसलन नेचुरल लॉग ई पावर एक्स हो तो हम इसे जस्ट एक्स लिख लेते हैं, और अगर कभी ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो तो उसको भी जस्ट एक्स लिख दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसलिए इनको कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस हो चुके हैं, उनकी डोमेन, उनकी रेंज, उनके पीरियड्स, उनके ग्राफ्स, सब कुछ हमने यहाँ डिस्कस कर लिया फर्स्ट ईयर में, तो ये वहीं तक काफी है। फिर है हाइपरबोलिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की मदद से हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू। तो ये दो फंक्शंस की मदद से बाकी चार जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं वो भी इसी तरह से डिफाइन किए जाते हैं, और इनकी डोमेन और रेंज इसी ई की पावर वाले जो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं इनकी मदद से डिस्कस की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इन्हीं से उनके इनवर्स भी बनाए जा सकते हैं, जिनके एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस दीज आर डिफाइंड सेपरेटली, यानी ये जो हैं इनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वरना ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। अच्छा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस उसी तरह से अगर हम ये सपोज कर लें कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है फर्दर। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसी तरह से इनवर्स कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स सीकेंट, इनवर्स कोसीकेंट और इनवर्स कोटेंजेंट, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस कैसे बने हैं? ये जो हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो ये आपस में मतलब इनका भी एक रिलेशन डेवलप किया जा सकता है किसी एक को सॉल्व करके। मसलन हम अगर ये ले लें y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक y दैट इज इक्वल टू x। ओके। अच्छा, तो साइन हाइपरबोलिक y जो है वो होता है ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू x। अच्छा, ये x अगर हम ओके,
टू इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाता है ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2x। फर्दर सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं ई पावर वाई माइनस 1 ओवर ई पावर वाई विच इज इक्वल टू 2x। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ई पावर 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x ई पावर वाई। अब हमें ई पावर वाई को सेपरेट करना है, तो इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं ई पावर 2y माइनस 2x ई पावर वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से ई पावर वाई दिस इज क्वाड्रेटिक इन ई पावर वाई दैट कैन बी रिटन एज माइनस बी यानी 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर जो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ac सो प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2a सो 2 into 1। या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर रूट के बाहर प्लस भी है और नेगेटिव भी है, इनमें से हम सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों लेकर जा रहे हैं, जरा ये आपने मुझे कल बताने। यहां पर अगर आप देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रहे हैं जबकि यहां ऊपर सिर्फ पॉजिटिव लिया गया है। तो इसमें से नेगेटिव क्यों हटाया गया है ये आपने मुझे कल, बल्कि आपने ग्रुप में डिस्कस करना है तो मुझे बताना है कि ये क्या है। कल की मीटिंग में मैं इसका आंसर बताऊंगा। अच्छा, तो यहाँ ये पता चला कि ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ले लें तो वाई को लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है हमारे पास y, यानी जो y हमने सपोज किया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के इक्वल, अब वो इसके इक्वल भी है। तो इसी वजह से ये लिखा जा रहा है कि y इक्वल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपस में इक्वल हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट बाकी 5 एक्सप्रेशन लिखे गए हैं ये भी आपस में इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुछ आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट ईयर में आप देख चुके हैं, इनके पैरेलल यहाँ पर कुछ हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज भी मौजूद हैं। तो ये आपने तमाम आइडेंटिटीज को एक बार लाजमी चेक करना है, बल्कि बेहतर है आप इसको प्रूव करें प्रॉपर। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवा दें। और इसमें वही जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। बेसिकली ये फंक्शन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट एक साइड पर हो और इंडिपेंडेंट सारे इक्वलिटी के दूसरी तरफ हो तो हम ये कहते हैं कि द फंक्शन इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली। लाइक ये देखिए y इक्वल एक्स माइनस 1, डिपेंडेंट y है इंडिपेंडेंट x है, वो सारे एक तरफ है। अच्छा, y इक्वल ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स, तो सारे डिपेंडेंट एक तरफ इंडिपेंडेंट एक तरफ। तो ये एक्सप्लिसिट वे है फंक्शन को एक्सप्रेस करने का। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है ये मिक्स हो जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, इसमें से आप x या y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो वे है ये इम्प्लिसिट वे कहलाता है। और एक और तरीका भी है पैरामीट्रिक वे। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम दो वेरिएबल को आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं करते बल्कि एक नया पैरामीटर उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। लाइक अगर इसकी बात की जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो ये एक सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये एक सर्कल की इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 1 है। इसी की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है, यानी अब एक्स और वाई आपस में इस तरह से लिंक हैं कि एक्स इक्वल है कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन टी, यानी दोनों टी पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम इसमें से टी को इवेलुएट कर दें, टी को एलिमिनेट कर दें, मसलन दोनों का स्क्वायर लें और इनको ऐड कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो यहां से ये पता चल जाता है, यानी दोनों वे में हम पैरामीट्रिक से इम्प्लिसिट वे बना सकते हैं और इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन से उसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो ये दो तरफा है। बाज औकात फंक्शंस के लिए उनकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर होती है, तो इसलिए पैरामीट्रिक की भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चलते हुए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ्स हैं। ई पावर एक्स है उनमें, फिर ए पावर एक्स है, फिर लॉगरिथमिक है।
और इसी तरह नेक्स्ट है लॉग वाले, दो मुख्तलिफ हैं, लॉग विद बेस ए एंड लॉग विद बेस ई। यानी एक नेचुरल लॉगरिथम है, एक कॉमन, कॉमन भी नहीं बल्कि जस्ट लॉगरिथम है। तो इस तरह के फंक्शंस के ग्राफ्स को कैसे डील किया जाए, या इनके ग्राफ किस तरह के होते हैं, जरा ये देखते हैं। बड़ा सिंपल है, आप इसका एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं और उसकी मदद से इनको ड्रा कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें ई पावर एक्स, जैसे जैसे आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, ई तो फिक्स है, एक्स जीरो पुट करेंगे तो वन आएगा, इसी तरह वन पुट करेंगे तो ई पावर वन, यानी ये बन जाएगा 2.71828 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करने से इसका ग्राफ ये बनता है, ई पावर एक्स का ग्राफ। ये आपको जबानी पता होने चाहिए आगे। फिर आते हैं ए पावर एक्स की तरफ। तो ये जो ए है, अगर तो ये जीरो से वन के दरमियान हो तो इसके ग्राफ इस तरह के बनते हैं। सॉरी, ये गलत बनाए गए हैं जी। बल्कि ठीक है। लाइक अगर हम ए ले लें 1/4, 1/4 लेंगे तो वो क्या बनेगा ग्राफ, 1/4 होल पावर एक्स का ग्राफ बनेगा, जिसको हम 4 पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये वो ग्राफ है 4 पावर माइनस एक्स। इसी तरह 5 पावर माइनस एक्स, 3 पावर माइनस एक्स एंड सो ऑन, इनके ग्राफ इस तरह से बनेंगे। जरा पैटर्न देखें, 3 पावर माइनस एक्स, 4 पावर माइनस एक्स, 5 पावर माइनस एक्स, यानी वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ये 2 पावर एक्स का ग्राफ है, ये 2.71828 1 पावर एक्स का ग्राफ है, ये 3 पावर एक्स का ग्राफ है, ये 4 पावर एक्स का ग्राफ है, 5 पावर एक्स का ग्राफ है। यानी जैसे जैसे यहाँ 5 6 7 8 इस तरह जाएंगे तो ये वाई एक्सिस के करीब होता चला जाएगा ऊपर की तरफ से। तो अगर ये ए जीरो से वन के दरमियान है तो ए पावर एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, इधर से यूं नीचे की तरफ जा रहा है। यानी पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सेस पर राइट साइड पर मूव करते हुए फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है। और अगर एक्स एक्सेस के अलोंग आगे की तरफ मूव करते हुए फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाए तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, ये सारे जो ग्राफ्स हैं ये इंक्रीजिंग हैं। अच्छा, ये तो था ए पावर एक्स। इसी तरह अगर लॉग एक्स की बात की जाए तो वो उसका इनवर्स भी है। यानी वो वाई इक्वल एक्स के अलोंग रोटेट रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। जैसे ये देखें, ये ए पावर एक्स का ग्राफ है, इसको अगर हम इस वाई इक्वल एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाएं तो ये वाला ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ होगा, वाई इक्वल लॉग एक्स टू बेस ए। या अगर आप रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करके भी ये वाला ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ ग्राफ देखें, लॉग एक्स टू बेस 5, लॉग एक्स टू बेस 4, लॉग एक्स टू बेस 3, लॉग एक्स टू बेस ई, लॉग एक्स टू बेस 2। यानी जैसे जैसे बेस छोटी होती चली जा रही है हमारा ग्राफ एक्स एक्सेस से हटता जा रहा है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके। और अब वहां पर जो था बेस, अगर जीरो से वन के दरमियान होती थी तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता था। यहां पर भी कुछ वैसा ही है। अगर बी जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन वन है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा लॉग एक्स वाला। और अगर जीरो से वन के दरमियान होगा तो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। कैसे, यहां देखिए जरा। ये देखिए, ये ग्राफ बनाया गया किसी ऐसे बी के लिए जो जीरो से वन के दरमियान है, तो वो यूं चला जाएगा नीचे की तरफ। तो ये डिक्रीजिंग है। ओके। अब इसी तरह log x टू बेस ई, जो कि पहले हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिस्प्ले ग्राफिकली द इम्प्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन सच एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एंड दिस वन। ये एक इलिप्स है और ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है तो मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट ये बताऊंगा कि ये सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन और जिसका रेडियस ए है। अगर हम इसमें से इसको सेपरेट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर को दो हिस्सों में बांट दें, यानी यहां से हम वाई स्क्वायर सेपरेट करें तो लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वाई को लिखा जा सकता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों को अलग अलग ड्रा किया जाए तो वाई जहां पॉजिटिव है इसका मतलब सर्कल का ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव वाला,
और अगर y इक्वल नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव y वाला पोर्शन, यानी x एक्सेस से नीचे वाला पोर्शन। तो ये नीचे वाला सर्कल बना, ये ऊपर वाला सर्कल बना। अच्छा, एक चीज और इसमें नोट करें, ये दोनों सेपरेटली तो फंक्शंस हैं, क्योंकि कोई भी आप इस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो इसे एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट नहीं करती। लेकिन अगर हम इनको मिला दें और पूरा एक सर्कल बना दें तो फिर ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि फिर जब भी आप इस पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वो इसे एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेगी। सो दैट्स वाई एज अ सर्कल जो है वो एक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसके दो अलग अलग पार्ट लिए जाएं, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट अलग और एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट अलग किया जाए, तो फिर वो एक, दोनों अलग अलग फंक्शंस होंगे। दूसरी तरफ ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। अगर ए बी से बड़ा हो तो फिर इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, ये इलिप्स है। ये आगे चलकर एक चैप्टर में हम बड़ी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट वही बात बता रहे हैं कि ग्राफ से कैसे बताया जा सकता है कि वो फंक्शन है या नहीं है। जैसे ये दो ग्राफ बनाए गए हैं, ये एक ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि जब भी आप इस पर वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं वो इसे मैक्सिमम एक पॉइंट पर कट करती है। जबकि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि कोई भी लाइन इसके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करती है, वर्टिकल लाइन। सो दैट्स वाई ये ग्राफ नहीं, फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो इसके लिए अप्लाई किया जाता है कि क्या कोई ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। अच्छा, अब पैरामीट्रिकली ग्राफ कैसे बनाया जाए? लाइक एक्स इक्वलेट, यहाँ पर है कि एक्स इक्वल 2t² एंड वाई इक्वल 4t, हम इसको ड्रा करना चाहते हैं। तो ड्रा करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, टी की वैल्यूज उसको असाइन करते चले जाएं एक्स और वाई को, तो आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। लाइक इस टेबल में देखें, ये साथ हमें कहा गया कि टी की वैल्यूज -3 से 3 तक लेनी है। -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 वैल्यूज लेकर उसमें असाइन की गई। तो हमें पॉइंट्स मिलना शुरू हो गए। एक पॉइंट है 18, -12। तो 18, -12 ये पॉइंट है। इसी तरह टी की दूसरी वैल्यू पुट करने से हमें ये पॉइंट मिला 8, -8। सो दिस इज 8 एंड -8, ये पॉइंट मिला। इसी तरह 2, -4 मिला, 2, -4। इसी तरह 0, 0 एंड सो ऑन। तो इन तमाम पॉइंट्स को मिला देने से उसका ग्राफ बन जाता है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। ओके। इसी तरह कोई भी पैरामीट्रिक फंक्शन जो है उसको, उसमें जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व है उसको पुट करते हुए उसका ग्राफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये मैपल से रिलेटेड है तो हम एक वीडियो अलग से करेंगे, उसमें इनके तमाम प्लॉट्स और बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके। नेक्स्ट बात आती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। तो लिमिट की, वैसे तो जो कैलकुलस की वीडियोस हैं उनमें भी बड़ी डिटेल में ये डिस्कस किया है मैंने, लेकिन यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा उसका तारुफ है तो यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दो तीन किस्म के इंटरवल डिस्कस किए गए हैं। ओपन इंटरवल जिसके एंड पॉइंट्स उसमें शामिल ना हो, क्लोज्ड इंटरवल जिसके एंड पॉइंट्स भी उसमें शामिल हों, और सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल से मुराद ये है कि उसके एंड पॉइंट एक साइड वाला उसमें इन्वॉल्व हो और एक साइड वाला उसमें इन्वॉल्व ना हो। ओके, एक मिनट। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये जो इस तरह के इंटरवल हों जिसमें कोई एक एंड पॉइंट शामिल हो और एक एंड पॉइंट शामिल ना हो, तो वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कहलाते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें इस इंटरवल की, ये देखें, यानी ये पी ओपन और क्यू क्लोज्ड, यानी पी शामिल नहीं है, क्यू शामिल है। तो क्यू से पीछे वाले, पी से पहले पहले, यानी पी से बड़े और क्यू तक, क्यू भी उसमें शामिल है, ये वाले तमाम नंबर्स जो हैं मिलकर जो सेट बनाते हैं उसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, क्योंकि वो एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज्ड है। ओके। तो ये इसका क्या मतलब है जरा ये देखिएगा। ये एक क्लोज इंटरवल है, उसमें से ओपन इंटरवल को माइनस करेंगे तो इसका मतलब उसके सिर्फ एंड पॉइंट्स बच जाएंगे पी और क्यू। ओपन इंटरवल में से क्लोज इंटरवल को माइनस जब किया जाए तो इसके पॉइंट्स सारे ही इसमें मौजूद हैं। सो दैट्स वाई
इनका जो डिफरेंस है वो एम्प्टी सेट आता है। क्लोज्ड इंटरवल में यू ओपन इंटरवल को ऐड किया जाए, यूनियन उनका लिया जाए, उसी का ओपन इंटरवल, तो वो ज्यादा से ज्यादा सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल होंगे, तो वो क्लोज इंटरवल पी क्यू होगा। और जब इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो उसमें एंड पॉइंट इसमें शामिल हैं और इसमें शामिल नहीं है, तो हमें तो कॉमन पॉइंट्स चाहिए, सो जिसमें शामिल नहीं है वो लिया जाएगा, सो ओपन इंटरवल बन जाएगा। ये ओपन इंटरवल है जिसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं है, और ये दोनों एंड पॉइंट्स उसमें मिला दिए जाएं तो ये क्लोज इंटरवल बन जाता है। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो इंटरवल है वो सेट ऑफ रियल नंबर से भी मेंशन किया जाता है।